तो आज तारीख है 13 नवंबर, और अगर 13 नवंबर के पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है COP26 की जो अभी मीटिंग चल रही है वहीं से। तो बाय द वे, अभी हम देखते हैं COP26 की जो मीटिंग है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रही है। COP27 की मीटिंग जो 2022 में होगी उसका तय कर लिया गया है कि वो इजिप्ट में होगी, और COP28 की मीटिंग यूएई में होगी 2023 में। ये कुछ नए डाटा निकल के आए हैं। और वहीं अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। हम देखते हैं ना कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट को लेकर कॉन्सर्न्स उभरे थे कि जो कार्बन बेल्ट है उसकी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है कि डेवलप जो कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को कितना रुपए देंगी, कैसे देंगी, इन सब चीज़ों की बात आती है। क्योंकि हम लोगों ने तो कह दिया कि हम लोगों को $1 ट्रिलियन चाहिए अगले 10 साल में। तो ये लोग कैसे देंगी? क्योंकि देखो, अब पहली बात तो अगर बात की जाए तो ये लोग देती ही क्यों है पैसा। तो जो 12% पॉपुलेशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज में रहती हैं, जिन्होंने दुनिया का 50% कार्बन एमिशन किया है। और सोचो, जो 88% जो पॉपुलेशन बचती है उसने केवल और केवल 48% एमिशन किया है। तो सीधी सी बात है, और डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा एमिशन किया है, इसलिए वो आज डेवलप्ड है, और इसलिए उनको हमारी मदद करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है COP26 का, जिस पे हर कंट्री साइन करेगी। और कैसे उस ड्राफ्ट को माना जाएगा, कितने रुपए दिए जाएंगे, क्या होगा आगे, उस सब चीज़ों पे बात चल रही है अभी। अब देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। वहीं 2020 तक हम पहले देखते हैं, 2010 में कहा गया था कि $100 बिलियन देगी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो। उनमें से हम देखते हैं काफ़ी कंट्रीज ने नहीं दिए। और इमिशन में देखा जाए तो टॉप में यूएसए है, चाइना सेकंड नंबर पे आता है, और पर कैपिटा इमिशन में चाइना टॉप पे है, सेकंड पे यूएसए आता है। जिन लोगों ने भी जो पैसे देने थे कंट्रीज को वो भी नहीं दिए, जो टॉप इमिटर्स हैं उन लोगों ने भी। तो उसको इस बार सही से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर भी बात चल रही है ड्राफ्ट में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है प्रमोद चंद्र मूडी को लेके। बाय द वे, 1984 के आईएएस बैच के अधिकारी हैं। तो इनको अभी हाल ही में राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। जो अभी पीपी के रामाचार्य थे उनको हटा दिया गया है। और बाय द वे, ये पीपी को क्यों हटाया गया है ये अभी तक बताया नहीं गया है केंद्र सरकार के द्वारा। बस इतना बताया गया कि प्रमोद चंद्र मूडी नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं राज्यसभा के। राज्यसभा की बात करें तो हम जानते हैं 6 साल का टेन्योर होता है। 1/3 जो लोग हैं हर 2-2 साल में रिटायर होते रहते हैं और नए लोग आते रहते हैं। हरवंश नारायण है जो डेप्यूटी चेयरमैन है, चेयरमैन अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू वो हैं। पीयूष गोयल है जो लीडर ऑफ हाउस है, जो मतलब एक तरीके से रूलिंग पार्टी के लीडर हैं। और वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है काशी कॉरिडोर को लेके, कि काशी कॉरिडोर जिसको हम लोग जानते हैं कि 2018 से बनाना शुरू किया गया था। 6,000 करोड़ का जो बजट था वो तैयार किया गया था, मार्च 2018 से शुरू हुआ था। 400 फैमिली से जिनको वैकेंट करवाया गया था, उन जगहों को लेके जो छोटी छोटी गलियां हैं उन सबको हटा के एक बड़ी अच्छी एरिया बना रहे थे, जो सीधे सीधे आके यहाँ पे गंगा जी से मिलेगा और गंगा जी से सीधे काशीनाथ विश्वनाथ टेम्पल तक जाएगा। तो इस पूरे कॉरिडोर का काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो इसका इनॉग्रेशन जल्दी ही हमारे पीएम के द्वारा किया जाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है पुलेला गोपीचंद को लेके, कि पुलेला गोपीचंद ने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी उसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है शटलर फ्लिक मूविंग एवरी मैच काउंट। और बाय द वे, पुलेला गोपीचंद की बात करें तो हम जानते हैं 1973 में इनका जन्म हुआ था। एशियन जो चैंपियनशिप है उसमें इन्होंने टेनिस में ब्रॉन्ज जीता था। और कॉमनवेल्थ की बात कर लें तो शटलिंग में, सॉरी, तो कॉमनवेल्थ की बात कर लें उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। और खासकर ये फेमस अपनी जो पुलेला गोपीचंद ट्रेनिंग एकेडमी है शटलिंग की उसके लिए है। क्योंकि हम बात कर लें हमारे देश के टॉप शटलर्स, जैसे पीवी सिंधु की बात करो, चाहे श्रीनाथ की बात कर लें हम लोग, या हम लोग बात कर लें साइना नेहवाल की, तो ये सारे के सारे इन सबके ही कोच पुलेला गोपीचंद ही रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया फ्रांस की जो 6th आर्मी एक्सरसाइज होने वाली है, जिसका नाम है शक्ति 2021 जो होने वाली है। और बाय द वे, ये होगी फ्रांस में ही। और ये आर्मी एक्सरसाइज है बेसिकली, जो थल सेना की एक्सरसाइज है। और फ्रांस के साथ और कौन कौन सी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम जानते हैं वरुण एक्सरसाइज करते हैं बायलैटरल जो नेवल एक्सरसाइज है, गरुण एक्सरसाइज करते हैं जो एयर एक्सरसाइज है, और शक्ति करते हैं जो आर्मी एक्सरसाइज है। और बाय द वे, शक्ति नाम की बहुत सारी एक्सरसाइज है। देखो, शक्ति एक्सरसाइज की बात करें तो हम फ्रांस के साथ करते हैं। वहीं हम गरुण शक्ति एक्सरसाइज की बात करें तो हम लोग इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। मित्र शक्ति की बात करें तो वो हम लोग श्रीलंका के साथ में करते हैं। और एक है गगन शक्ति, जो कि हमारी एयरफोर्स ही अलग अलग जो बटालियंस हैं हमारी एयरफोर्स की, वो लोग आपस में मिलकर करती हैं। तो दैट्स ऑल।
एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है नंदिता सिन्हा को लेके कि नंदिता सिन्हा को हाल ही में मिंत्रा का नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। मिंत्रा बेसिकली 2007 में कंपनी बनी थी और बाद में वो फ्लिपकार्ट को बेच दी गई थी, तो अभी फ्लिपकार्ट के अंतर्गत ही है। तो उसकी नई सीईओ नंदिता सिन्हा को बना दिया गया है, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है कि हम लोगों ने, याद करो, एक स्कीम चलाई थी इंडिया की जो केंद्र गवर्नमेंट है उसने, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, जो PLI स्कीम बोली जाती है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम। बेसिकली इसमें ये था कि कोई भी जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, अपना जितना प्रोडक्शन वो करती है उससे ज़्यादा करने लगेगी, तो उसके प्रोडक्शन के आधार पर उसे टैक्सेशन में थोड़ी छूट दी जाएगी, क्योंकि वही है ना कि नई कंपनी बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश का फायदा होगा। तो 98 अलग अलग टेक्निकल कंपनीज हैं जिनको PLI स्कीम के तहत अभी तक CNG और LNG में फ़ायदा दिया गया है। ये सब डाटा निकल के आया अभी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है नेशनल एजुकेशन डे को लेके कि हमारा नेशनल एजुकेशन डे हम जानते हैं 11 तारीख को मनाया जाता है, 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थडे मनाया जाता है, जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, और बाय द वे ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी उसमें। और 1923 में बात की जाए तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे 1 साल के लिए। और बेसिकली लिसान उस सिद्दीक नामक इनकी मैगजीन भी चलती थी। पार्टीशन को इन्होंने अपोज किया था। और देश में जितनी भी अपन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं ना, IIT की बात कर लो, CSIR की बात कर लो, UGC की बात कर लो, ललित कला अकेडमी की बात कर लो, साहित्य कला अकेडमी की बात कर लो, नृत्य कला अकेडमी की बात कर लो, ये सारी की सारी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही इंडिया में बनाई गई थी। और 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है शिरडी एयरपोर्ट को लेके कि जो शिरडी एयरपोर्ट को हमारी इंडिया में मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और शिरडी एयरपोर्ट की बात करें तो 2017 में इसको बनाया गया था और तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा पर्यटक इस पे आने लगे थे, तो उस वजह से इसको मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखो, नॉर्मल एयरपोर्ट और मेजर एयरपोर्ट में अंतर क्या हो जाता है। मेजर एयरपोर्ट, नॉर्मल को तो हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है, और मेजर एयरपोर्ट की जैसे ही बात आती है तो उसका कंट्रोल फिर एयरपोर्ट जो इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, AERA, फिर वो उसको रेगुलेट करने लगती है बेसिकली। तो अब शिरडी जो एयरपोर्ट है वो भी हमारे इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स में आ गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है तुवालू के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको लेके कि तुवालू के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी COP26 में ऐसे नी डीप सी करके अपील करी है कि ऐसे समुद्र में खड़े होके बैठ के उन्होंने अपील की है कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। तुवालू बाद में एक बहुत छोटा सा देश है जो कि हम देखते हैं हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है। मुश्किल से 11,000 लोग रहते हैं वहाँ पे, और वो कंट्री धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। और ऐसे ही क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है और बहुत सी के वो बहुत नीचे है, जैसे जैसे सी लेवल राइज होगा, सीधी सी बात है ओशियन लेवल राइज होता होता वो पूरा देश डूब जाएगा। अगर ऐसी ही हालत चलती रही तो अगले 50-60 साल में वो अपने कंट्री होने का स्टेटस ही खो देगा। तो इसी के लिए तुवालू के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने नी डीप सी करके अपील की है COP26 में, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है ओनाके ओबामा को लेके कि ओनाके, हम लोग जानते हैं कि बेसिकली न्यूज़ ये है कि 11 नवंबर को ओनाके का जो बर्थडे होता है उस पे उनकी बर्थ एनिवर्सरी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा अब से हर साल को सेलिब्रेट की जाएगी। अब हम लोग बात करें ओनाके कौन है, तो हैदर अली की, देखो बेसिकली हैदर अली की जब फौज चित्रादुर्ग फोर्ट में घुस रही थी तो वो जो टनल का रास्ता था उसमें ओनाके ने एक अकेली महिला ने घंटों तक पूरी की पूरी हैदर अली की फौज को रोक के रखा था। तो बहुत ही महान है ये माना जाता है। और क्योंकि अकेली महिला ने पूरी फौज को रोक लिया था घंटों तक, जब तक पीछे से चित्रादुर्ग की भी फौज ना आ गई तब तक वो उन्होंने घंटों अकेले रोक के रखा, क्योंकि बताने किसी को जा नहीं सकती थी तब तक ये फौज अंदर घुस जाती वरना। तो उन्होंने घंटों अकेले उस फौज से लड़ाई की है, किससे, हैदर अली की फौज से। और इसी पराक्रम की वजह से अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाएगा। एक नेक्स्ट एडिटोरियल है, ये आया वैक्सीनेशन पे। देखो बेसिकली हुआ क्या, इंडिया में हम लोग देखते हैं कि फुली वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। कैसे, देखो डेल्टा वेरिएंट हम जानते हैं, डेल्टा वेरिएंट के नए वेरिएंट भी निकल के आए हैं जो AY4.2 है, जिसने यूरोप में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डेली केस ऑफ डेथ, डेली केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं पूरे यूरोप में। और हम बात करें ना कि लास्ट ईयर इसको रिपोर्ट किया गया था फर्स्ट टाइम बाय द वे, और तब से अभी तो यूरोप में तबाही मचा रखी है। यूरोप में ऐसा कोई देश नहीं बचा है जिसमें डेल्टा और कोरोना के केसेस बढ़ ना रहे हो। और
कई देशों में तो जितने टोटल केसेस आ रहे हैं उसमें 99.6% केसेस केवल और केवल डेल्टा से ही संक्रमित लोगों के देखे जा रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा घातक होता जा रहा है। वहीं अगर इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात कर लें जो पिछले 1 साल से चल रहा है, उसकी क्या हालत है। इंडिया में अभी 38% लोग ही हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। उनमें अगर एडल्ट्स की बात कर लें तो केवल 80% एडल्ट है जिनको पहला डोज लग पाया है। बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन है मतलब रेगुलेट नहीं हुई इंडिया में अभी तक बेसिकली, और तो बच्चों को तो क्या ही लगेगी। और जैसे हम देखते हैं ना कि कोरोना से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग कौन है, सबसे ज़्यादा मर कौन रहे हैं, तो वो मर रहे हैं बूढ़े लोग, और बूढ़े या जिनकी 45+ एज है उनकी। तो इंडिया में अगर बात की जाए ना तो 45 से 49 ईयर्स के जो लोग हैं उनमें से केवल 43% लोग ही हैं जिनको दोनों डोजेस लगे हैं। और वहीं अगर हम लोग 60+ की बात करें तो केवल 37% लोग ही हैं 60+ जिनको दोनों डोजेस लगे हैं। तो जो ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं उनको तो कोरोना वैक्सीन और कम लगी हुई हैं। इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना मान लो अभी थर्ड वेव आ गई हमारे यहाँ सर्च कर गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि यही लोग पहले मरेंगे। अब हम बात करें ना कि हेल्थ केयर वर्कर्स की, जो हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते हैं, जो कोरोना में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, 10% हेल्थ केयर वर्कर्स अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज लगा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स लगातार डेली बेसिस पे कोरोना से जूझ रहे हैं। वो हॉस्पिटल में है, वो लोगों को एडमिट कर रहे हैं, वो लोगों को देख रहे हैं, और उनको ही जब नहीं लगी होगी, जब बचाने वाला ही अपनी एक तरीके से स्ट्रेचर पे आ जाएगा तो बचाएगा कौन। सीधी सी बात, इंडिया में 1 साल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते हो गया, 16 जनवरी से चल रहा है ऑलमोस्ट, और अभी तक पिछले 10 महीने में ये हालत है। और अगर हम बात की जाए ना, इस साल के एंड तक हमारी केंद्र सरकार ने जो वो रखा है टारगेट कि पिछले के दोनों डोज लगा देने हैं, 18+ के जितने भी लोगों सबको दोनों डोज लगा देने हैं। और थर्ड वेव का खतरा लगातार बना हुआ है। और अभी क्या प्रॉब्लम है ना, देखो अभी सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, हैवीली राज्यों के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी इसको पुश किया गया। जगह जगह जाके एक एक दिन में 1-1 करोड़ डोजेस लगा दिए गए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है कि एक एक दिन में 80-80 लाख 60-60 लाख डोज लगाए गए, लेकिन ये चीज़ लगातार चलती रहनी चाहिए। ये ढीला पड़ गया दोबारा से, ये नहीं पड़ना चाहिए। और जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन से मतलब है जो 45+ है, जिनको कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा मारता है या ज़्यादा टारगेट करता है, ऐसी टारगेटेड पॉपुलेशंस को तो पहले टारगेट करके कोरोना की वैक्सीन को लगा देने चाहिए। क्योंकि अगर थर्ड वेव सर्ज करती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको होगी, इन्हीं लोगों को होगी। तो दैट्स ऑल, बस इस पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया कि इंडिया में सेकेंड डोज की अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। फर्स्ट डोज फिर भी लोगों को लग चुका है, सेकेंड डोज अभी तक ज़्यादातर लोगों को नहीं लगा है। और स्पेशली जो हम लोग कहते हैं ना कि वल्नरेबल लोग हैं, 60+ लोग हैं, 45+ लोग हैं, उन लोगों में तो बहुत ही कम सेकेंड डोज लगा है। तो इसकी तरफ केंद्र सरकार को ध्यान देना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट्स ऑल, अगर आज की बात करें 13 नवंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए ज़रूरी था।